नमस्कार, आपका इस स्वयं के डेटाबेस डिज़ाइन कोर्स में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक है हमारा डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया। तो दोस्तों, जानते हैं डेटाबेस डिज़ाइन की प्रक्रिया के बारे में। इसका एक विस्तृत मार्गदर्शन हम लोग देख लेते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य डेटा को इस प्रकार संरचित करना है कि वह प्रभावी रूप से स्टोर, प्रोसेस और रिट्रीव हो सके। इस प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है ताकि डेटाबेस का प्रदर्शन, स्थिरता और विस्तारशीलता सुनिश्चित की जा सके। डेटाबेस डिज़ाइन का एक व्यवस्थित और चरणबद्ध दृष्टिकोण होता है जो निम्नलिखित चरणों में विभाजित होता है, और वो चरण इस प्रकार हैं। पहला, आवश्यकताओं का विश्लेषण, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया का पहला चरण आवश्यकताओं का विश्लेषण करना है। इस चरण में आपको उन सभी आवश्यकताओं को एकत्रित करना होता है जिसके आधार पर डेटाबेस डिज़ाइन किया जाएगा। इसमें यूज़र्स की आवश्यकताओं को समझना, वे किस प्रकार के डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और उन्हें इस डेटा के साथ कौन कौन सी प्रक्रियाएं करनी हैं, ये सभी बातें शामिल होती हैं। इस चरण में अक्सर निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। पहला, डेटा के प्रकार और उनके संबंध। फिर हम देखते हैं आवश्यक रिपोर्ट और कैरियज। फिर हम देखते हैं सुरक्षा और अनुमतियों की आवश्यकताएं, सिस्टम के साथ एकीकरण की आवश्यकताएं। दूसरा है संकल्पना डिज़ाइन, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन भी कहते हैं। इस चरण में एक उच्च स्तरीय डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिसे अक्सर ER मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ER मॉडल में एंटिटी, उनके गुणधर्म मतलब एट्रीब्यूट्स और उनके बीच के संबंध अर्थात रिलेशनशिप को परिभाषित किया जाता है। उसका उद्देश्य डेटाबेस की संरचना को एक विजुअल प्रारूप के रूप में प्रदर्शित करना है ताकि इसके विभिन्न घटकों को समझा जा सके। उदाहरण के लिए एंटिटी, कस्टमर, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट आदि। इसके गुणधर्म जो होंगे वो होंगे मतलब एट्रीब्यूट्स, वो होंगे कस्टमर का नाम, उसका पता, उसका फ़ोन नंबर इत्यादि। इसका जो रिलेशनशिप होगा अर्थात जो संबंध होगा वो होगा कस्टमर ऑर्डर करता है और ऑर्डर में प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तार्किक डिज़ाइन या जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। इस चरण में संकल्पना डिज़ाइन को एक तार्किक मॉडल में परिवर्तित किया जाता है जिसे रिलेशनल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में ER मॉडल की एंटिटीज़ को टेबल्स में बदला जाता है और उनके गुणधर्म को कॉलम्स के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न टेबल्स के बीच में संबंध जैसे कि एक से कई प्राइमरी की को और फॉरेन की के माध्यम से स्थापित किया जाता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना या सामान्यीकरण के माध्यम से डिज़ाइन करना होता है ताकि डेटाबेस में दोहराव अर्थात रिडंडेंसी और विसंगतियां अर्थात एनोमलीज को कम किया जा सके। अब बात आती है भौतिक डिज़ाइन या हम कहते हैं फिजिकल डिज़ाइन। तार्किक डिज़ाइन को भौतिक डिज़ाइन में बदलना इस चरण की मुख्य भूमिका है। भौतिक डिज़ाइन में डेटाबेस की संरचना को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। इसमें टेबल्स के इंडेक्सेस बनाना, स्टोरेज इंजन चुनना और डेटा को स्टोर करने के तरीके को परिभाषित करना शामिल है। इस चरण में डेटाबेस के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है जैसे कि इंडेक्सिंग, कलर स्टोरिंग और पार्टीशनिंग। अब हम देखते हैं डेटाबेस कार्यान्वयन। इस चरण में डिज़ाइन को एक वास्तविक डेटाबेस में कार्यान्वित किया जाता है। डेटाबेस कार्यान्वयन में विभिन्न SQL स्क्रिप्ट्स को उपयोग करके टेबल्स, इंडेक्स और अन्य डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को बनाना शामिल होता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब DBA द्वारा की जाती है। इस चरण में डेटाबेस में
इंपोर्ट करना और प्रारंभिक परीक्षण मतलब इनिशियल टेस्टिंग करना भी शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटाबेस सही तरीके से काम कर रहा है। अगला चरण है डेटाबेस परीक्षण और सत्यापन। डेटाबेस परीक्षण और सत्यापन को समझने के लिए हम देखते हैं कि एक बार डेटाबेस क्रियान्वित हो जाता है, उसके बाद उसे परीक्षण और सत्यापन करना शुरू हो जाता है या इससे गुजरना होता है। इसमें डेटाबेस की कार्यक्षमता, सुरक्षा, प्रदर्शन और उपयोगकर्ता इंटरफेस का परीक्षण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग को इस चरण में किया जाता है। इसके अलावा डेटाबेस को उपयोगकर्ताओं के द्वारा सत्यापित अर्थात वैलिडेशन किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उनकी आवश्यकताओं के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। अब हम अगला देख लेते हैं डेटाबेस प्रलेखन। डेटाबेस प्रलेखन में हम ये देखते हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन और क्रियान्वयन के सभी पहलुओं को दस्तावेज के रूप में सहेजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेटाबेस प्रलेखन में डेटाबेस की संरचना, कैरिज, स्टोर्ड, प्रोसेसर, ट्रिगर्स और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाता है। यह दस्तावेजीकरण भविष्य में डेटाबेस के रखरखाव, उन्नयन अर्थात मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन के लिए उपयोगी होता है। साथ ही नए चरण डेवलपर्स और एनिमेटर्स के लिए डेटाबेस को समझने में सहायता करता है। अगला है डेटाबेस रखरखाव और उन्नयन अर्थात डेटाबेस मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन। डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया का अंतिम चरण डेटाबेस के रखरखाव और उन्नयन अर्थात अपग्रेडेशन से संबंधित होता है। डेटाबेस को समय समय पर अपग्रेड किया जाता है ताकि वह नए तकनीक, मानकों और उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बना रहे। रखरखाव के तहत डेटाबेस का बैकअप लेना, प्रदर्शन अनुकूलन या अर्थात परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना और सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल होता है। साथ ही अगर डेटाबेस में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों डेटा मॉडलिंग के बारे में, जो इसका मुख्य भाग है। डेटा मॉडलिंग एक संरचना की योजना बनाने की प्रक्रिया है जो यह प्रदर्शित करती है कि आपके सिस्टम में जानकारी और जानकारी के बीच संबंध कैसे संग्रहित किए जाएंगे। यह पोस्ट डेटा मॉडलिंग के साथ साथ 3 प्रगतिशील प्रकार के डेटा मॉडल का संक्षिप्त परिचय है। वैचारिक डेटा मॉडल, तार्किक डेटा मॉडल और भौतिक डेटा मॉडल। यह डेटा मॉडल क्या पूरा करते हैं, उन्हें बनाए रखने में शामिल होना चाहिए या नहीं, वे कैसे बनाए जाते हैं, ये सभी शामिल हैं। यह डेटा मॉडल करने के तरीके पर 3 भाग श्रृंखला का एक भाग है। डेटा मॉडलिंग क्या है, आइए जानते हैं डेटा मॉडलिंग के बारे में। डेटा मॉडलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको जानकारी की संरचनाओं, रूपों और संबंधों को समझने में मदद करती है। किसी भी मॉडल की तरह यह वास्तविकता का एक सरलीकृत और अपूर्ण संस्करण है, लेकिन सावधानीपूर्वक और विचारशील कार्य के साथ एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया डेटा मॉडल भविष्य की आवश्यकताओं को समझने और संभालने का जवाब देने में सक्षम होगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि डेटा मॉडलिंग क्यों महत्वपूर्ण है। डेटा मॉडल बनाना अनुप्रयोग विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। डेटा मॉडलिंग आपकी टीम की निर्णय के लिए मजबूर करेगी कि कौन सा डेटा आवश्यक है और इसे कैसे एकत्र और संरचित किया जाए। वास्तव में आप एक डेटा मॉडल को केवल निर्णयों का सेट, दावे और मान्यताओं के रूप में सोच सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कुछ गलत तरीके से मॉडलिंग की जाती है तो उन मान्यताओं को लिखा जाता है और भविष्य में टीम को यह समझने में मदद मिलती है कि इसे इस तरह से क्यों तैयार किया गया था।
जानकारी के इस आधार रेखा के साथ भविष्य में टीम अधिक सावधानी से विचार कर सकती है कि क्या बदलाव करना कार्रवाई का सही तरीका है। वैचारिक बनाम तार्किक मॉडल या भौतिक मॉडल, तो अब हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इन सभी को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो डेटा मॉडलिंग के 3 प्रारंभिक स्तर हैं। जरूरी नहीं कि हर टीम तीनों का सख्ती से पालन करे। अक्सर सभी 3 वैचारिक, तार्किक और भौतिक डेटा मॉडल एक मॉडलिंग अभ्यास में संकुचित होते हैं। हालांकि इन 3 स्तरों में प्रक्रिया को तोड़ना मूल्यवान हो सकता है। प्रत्येक चरण अगले चरण के लिए एक नींव रखता है। अब हम देख लेते हैं एक पहला वैचारिक जो है वो बताता है क्या मॉडल क्या करेगा। दूसरा जो तार्किक मॉडल है वो ये बताता है कि वो कैसे करेगा, जो भी विवरण होगा उसे। और तीसरा जो भौतिक मॉडल है वो बताता है कि उसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो प्रत्येक स्तर के वैचारिक, भौतिक और तार्किक डेटा मॉडल में आपकी टीम से विभिन्न भूमिकाएं शामिल हो सकती है। अब हम देखते हैं वैचारिक डेटा मॉडल को व्हाइट बोर्ड डेटा मॉडल के रूप में माना जा सकता है। यह मॉडल कैसे में बिल्कुल नहीं किया जाता, मतलब इसमें हम कैसे वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसे वह हम नहीं करते हैं। इस मॉडल के लिए उन सभी प्रकार के डेटा या संस्थाओं को कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है जिसकी सिस्टम को आवश्यकता होगी। संस्थाओं के अलावा एक वैचारिक डेटा मॉडल भी कैप्चर करेगा। इसके जो गुण होंगे वो होंगे एक इकाई के व्यक्तिगत गुण। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इकाई में नाम और जूतों का आकार हो सकता है। एक पता इकाई में जिप कोड और शहर हो सकता है। तो इसका जो रिलेशनशिप होगा, जो इसका संबंध होगा वो होगा एक इकाई या एक एंटिटी अन्य संस्थाओं से कैसे जुड़ती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति इकाई में एक या अधिक पते हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति का एक से ज़्यादा एड्रेस हो सकता है। अब संस्थाओं में उनकी विशेषताओं और संबंधों के साथ एक वैचारिक मॉडल भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कार्यक्षेत्र व्यवस्थित कैसे करें। कार्यक्षेत्र व्यवस्थित करें, कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन वे भी जो स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं। व्यावसायिक अवधारणाओं और नियमों को परिभाषित करें। उदाहरण के लिए क्या व्यक्ति संस्थाओं को एकाधिक पते रखने की अनुमति है? कई ईमेल के बारे में क्या उन्हें एक अद्वितीय पहचानकर्ता की आवश्यकता है? ये सभी क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने होंगे। वैचारिक डेटा मॉडल अक्सर आर्किटेक्ट्स द्वारा व्यापार हितधारकों और डोमेन विशेषज्ञों के साथ मिलकर बनाया जाता है। अब देख लेते हैं वैचारिक डेटा मॉडल का उदाहरण। एक वैचारिक डेटा मॉडल का वर्णन करने के लिए कई भाषाएं हैं, लेकिन जब तक यह एक सुलभ तरीके से प्रलेखित है, यह बक्से और तीर जितना आसान हो सकता है। यहाँ एक वैचारिक आरेख का एक उदाहरण दिया गया है जिसमें 2 मुख्य इकाइयाँ यात्रा मार्ग और एयरलाइंस शामिल हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हमने उसे विभाजित किया गया है और उसके 3 टेबल बनाए गए हैं, जिसमें शामिल है पहला जो है आपके पास रहेगा उसके रूट, फिर रूट के बाद एयरलाइंस रहेगा और उसके बाद शेड्यूल्स रहेगा। और उसमें रूट में आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन रहेगा। उसके बाद अराइवल्स में हम देखेंगे कि वो टाइमिंग क्या रहेगी उसका, और शेड्यूल में हम देखेंगे कि डे नाइट का कौन से समय में वो आ पाएगा। तो इस तरीके से आप इस फिगर को समझ सकते हैं। हालांकि ये एक रिलेशनल डेटाबेस में तालिकाओं की तरह लग सकते हैं, मतलब टेबल की तरह रख सकते हैं। वैचारिक चरण डेटा कैसे संग्रहित किया जाएगा इसके बारे में निर्धारण करने के लिए बहुत जल्दी है। यह निर्धारण बाद में आता है। यह टेबल, जेसन दस्तावेज, ग्राफ, नोट्स, CSV फाइलें, ब्लॉकचेन या किसी अन्य
संख्या में संग्रहण माध्यम हो सकते हैं। अब देखते हैं हम तार्किक डेटा मॉडल। एक तार्किक डेटा मॉडल अगला कदम है। एक बार हितधारकों ने एक वैचारिक मॉडल पर सहमति व्यक्त की है, इस चरण में वैचारिक मॉडल का विवरण भरना शामिल है। एक विशिष्ट DBMS चुनना अभी भी बहुत जल्दी है, लेकिन यह कदम आपको यह तय करने में मदद कर सकता है कि डेटाबेस के किस वर्ग का उपयोग करना है, मतलब संबंधपरक, दस्तावेज आदि। उदाहरण के लिए, यदि आप संबंधपरक निर्णय लेते हैं तो यह तय करने का समय है कि कौन सी तालिकाएं बनानी हैं। यदि आप दस्तावेज तय करते हैं तो संग्रह को परिभाषित करने का समय आ गया है। प्रत्येक व्यक्तिगत फील्ड या कॉलम और संबंध का विवरण भी तय करें। इसमें डेटा प्रकार, आकार, लंबाई, सरणियों, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स आदि शामिल हैं। तार्किक मॉडल आमतौर पर आर्किटेक्ट और व्यापार विश्लेषकों द्वारा बनाया जाता है। तार्किक डेटा मॉडल का उदाहरण, अब हम देख लेते हैं इसका उदाहरण के लिए, यदि एक संबंधपरक मॉडल के साथ जा सकते हैं तो तार्किक मॉडल इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये जो है आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है उससे हमने किस तरीके से इस तार्किक मॉडल में रिप्रेजेंट किया है। तो जिसमें हम रूट एक टेबल बना रहे हैं, एयरलाइन को एक टेबल बना रहे हैं और शेड्यूल को भी एक टेबल बना रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसे हम अरेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने किस तरीके से रिलेशनशिप को मैनेज किया है कि वो 1-to-1 रिलेशनशिप है कि 1-to-many रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से हम इस तार्किक मॉडल को देख सकते हैं, जिसमें हम बताते हैं एक टेबल और दूसरे टेबल के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है या किस तरीके का संबंध है। हालांकि एक दस्तावेज डेटाबेस के साथ शेड्यूल को सीधे मार्ग के हिस्से के रूप में मॉडलिंग किया जा सकता है। विदेशी कुंजी की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे अपनी उप इकाई के रूप में सोचना अभी भी सहायक है ताकि तार्किक मॉडल इस तरह से दिख सके। जिसमें आप ये देख सकते हैं इस टेबल में हमने सेपरेट कर दिया है रूट और शेड्यूल को, और फिर एयरलाइंस को अलग रखा है, और फिर उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक अनुसूची के मामले में, जिसमें काफ़ी छोटा परिमित पद चिन्ह है, एक ही संग्रह में एम्बेड करना समझ में आता है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने वाले उपयोगकर्ता के मामले में जो अनबाउंड है, यह अलग अलग संग्रह में मॉडल करने के लिए समझ में आता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से लॉजिकल रिलेशनशिप डेटा मॉडल बना सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रकार, जिसे हम कहते हैं भौतिक डेटा मॉडल। एक बार तार्किक मॉडल परिभाषित हो जाने के बाद अब वास्तव में इसे वास्तविक डेटाबेस में लागू करने का समय आ गया है। यदि आपने एक संबंध पारक मॉडल पर निर्णय लिया है तो विकल्पों में SQL सर्वर, ओरेकल या पोस्टग्रेस SQL या MySQL आदि शामिल हैं। हालांकि यदि आपकी मॉडलिंग प्रक्रिया से पता चलता है कि नई आवश्यकताओं के अनुकूल होने के लिए आपके डेटा मॉडल के बार बार परिवर्तित होने की संभावना है, तो आप अभी भी दस्तावेज डेटाबेस के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक काउचबेस है, एक NoSQL दस्तावेज डेटाबेस जो जॉइंट्स, एसिड लेनदेन और लचीले JSON डेटा जैसी परिचित संबंधपरक अवधारणाओं का समर्थन करता है। भौतिक डेटा मॉडल में शामिल होना चाहिए, पहला, एक विशिष्ट DBMS, उदाहरण के लिए काउचबेस। डेटा कैसे संग्रहित किया जाता है, मतलब डिस्क में, रैम में या हाइब्रिड में आदि पर। काउचबेस में डिस्क के स्थायित्व के साथ रैम की गति प्रदान करने के लिए एक अंतर्निहित कैश है। प्रतिकृतियों, शार्क
विभाजन इत्यादि को कैसे समायोजित करें। काउचबेस के लिए सॉर्टिंग और विभाजन स्वचालित है। प्रतिकृति यह चुनने के लिए एक ड्रॉप डाउन बॉक्स है कि आप कितनी प्रतिकृतियाँ चाहते हैं, मतलब कि आप कितनी कॉपीज़ चाहते हैं। भौतिक डेटा मॉडल आमतौर पर DBA या डेवलपर्स द्वारा बनाया जाता है। भौतिक डेटा मॉडल का उदाहरण हम देख लेते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि काउचबेस के लिए एक भौतिक डेटा मॉडल का एक उदाहरण, जिसमें हमने देखा है कि हम एयरलाइंस वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास रूट है, फिर हमारे पास शेड्यूल है और एयरलाइंस है। हमने यहाँ पर एक कलेक्शन रिप्रेजेंट किया है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि किस तरीके से रूट और शेड्यूल कंबाइन किए गए हैं और उसे फिर कंबाइन अगेन रिलेशनशिप दिया गया है एयरलाइंस से। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि फिज़िकल डेटा मॉडल को किस तरीके से तैयार किया जाता है। कभी कभी भौतिक मॉडल के साथ नमूना डेटा दिखाना सहायक होता है। यहाँ एक नमूना मार्ग दस्तावेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पहले दिखा रहे हैं कि एयरलाइंस, और एयरलाइंस का नाम है airline_137, जिसका सोर्स एयरपोर्ट है TLV। इसका जो हवाई अड्डा है वो है MRS। अब यहाँ पर जो बंद हो जाता है, मतलब कि जो स्टॉप कंडीशन है वो 0 है। फिर हमारी जो अनुसूची होगी, हमारा जो डेटा होगा वो इस तरीके से होगा, दिन अभी 0 है, फिर UTS से स्टार्ट होगा, उसकी जो टाइमिंग होगी वो 10:13:00 आवर्स होगा, और जो उड़ान और फिर उड़ान होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा डेटा होगा वो दिन में अभी 0 है, UTS है, फिर जो टाइमिंग होगा वो होगा 1:31:00 आवर्स, फिर उड़ान होगी, और उड़ान में हम जो दर्शाएंगे वो होगा उड़ान का नाम, ठीक है। उसके बाद जो दिन है वो हमारा दिन हो गया है अब 1। अब हम बताएंगे कि यहाँ पर जो हमारा दिन 1 है, इसका UTC जो हमारा यह एयरलाइंस है, इसका जो टाइमिंग होगा वो 12:40:00 आवर्स है, और इसकी उड़ान जो होगी OAFS से होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से ये डिटेल्स या डेटा को संग्रहित करेंगे। और यहाँ एक जो नमूना एयरलाइन दस्तावेज है, उसकी जो की होगी वो होगी airline137, जिसका नाम है एयर फ्रांस, और जो कॉल साइन है वो है एयर फ्रांस। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फिज़िकल डेटा का एक नमूना पेश कर सकते हैं। यह वास्तविक भौतिक डेटा मॉडल का सरलीकृत दृश्य है। वैचारिक, तार्किक और भौतिक डेटा मॉडल के बीच अंतर। प्रत्येक मॉडल आपके अनुप्रयोगों के लिए एक उपयोगी डेटा मॉडल बनाने की यात्रा पर एक आवश्यक कदम है, और इसलिए कम से कम विस्तृत है। एक तार्किक डेटा मॉडल में वास्तव में कुछ भी लागू किए बिना क्रियान्वयन के बारे में अधिक विस्तृत सोच शामिल है। अंत में भौतिक डेटा मॉडल वास्तविक डेटा मॉडल के लिए तार्किक डेटा मॉडल से आवश्यकताओं पर आकर्षित करता है। अब हम देख लेते हैं डेटा मॉडलिंग के लाभ। डेटा मॉडलिंग प्रक्रिया से गुजरने के फायदे सभी संचार के लिए नीचे बताए गए हैं। पहला, हितधारकों के बीच अल्पकालिक संचार महत्वपूर्ण क्या है, व्यवसाय के नियम क्या हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में निर्णय के लिए। फिर हम देखते हैं कि डेटाबेस विनिर्देशों के माध्यम से दीर्घकालिक संचार, जिसका उपयोग ETL के माध्यम से आपके डेटा को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए किया जा सकता है। काउचबेस आपको ETL की संख्या को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आपके विस्तारित उपयोग के मामलों को संबोधित करने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की अंतर्निहित सेवाएं हैं। कैरी, टेक्स्ट सर्च, कैशिंग, एनालिटिक्स, ई-वोटिंग और मोबाइल सिंक, ये सभी आप कर सकते हैं। आपकी टीम को अधिक आसानी से भ्रष्ट या गलत डेटा की पहचान करने में मदद करने के लिए ये लाभपूर्ण है।
अब हम देखते हैं डेटा मॉडलिंग के नुकसान। डेटा मॉडलिंग की लागतें हैं। यह एक संभावित लंबी प्रक्रिया हो सकती है। यह मानसिकता से भी ग्रस्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, तार्किक डेटा मॉडलिंग प्रक्रिया के दौरान पाई गई गलती वैचारिक मॉडलिंग प्रक्रिया के पूर्ण विक्रय को ट्रिगर कर सकती है। एक भौतिक डेटा मॉडल बनाए जाने के बाद एक भौतिक संबंधपरक मॉडल कठोर और बदलना मुश्किल हो सकता है, विशेषकर उत्पादन में। एक भौतिक दस्तावेज मॉडल किसी भी समय बदलना आसान है, लेकिन बाधाओं और डेटा प्रकारों को लागू करने के लिए एप्लीकेशन परत पर निर्भर करता है। काउचबेस के दस्तावेज मॉडल के साथ आप आवश्यक होने पर अभी भी ज्वाइन और ACID लेनदेन का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मॉडलिंग प्रक्रिया किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित होनी चाहिए जो संबंधपरक मॉडलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन अतिरिक्त लचीलेपन और डेटा संरचनाओं के साथ जो एप्लीकेशन कोड ऑब्जेक्ट्स। यदि आप दस्तावेज डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए तार्किक मॉडलिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आप संभावित रूप से समय चक्र से बच सकते हैं और लचीलेपन के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आप अपने डेटा मॉडल और आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं, तब तक इतना परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के लिए वर्ष में एक बार। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत कैसे संचालित होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत विशिष्ट सेवा आवश्यकताओं के अनुसार डेटाबेस डिज़ाइन को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है कि डेटाबेस डिज़ाइन पैटर्न का निर्माण कैसे किया जाए जो आवश्यकताओं को पूरा करता हो और कितनी संस्थाओं को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। ये संस्थाएं किन विशेषताओं से बनी हैं और संस्थाओं के बीच क्या संबंध है। सटीक होने के लिए ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें संबंधपरक डेटाबेस के तार्किक डिज़ाइन चरण में संबोधित करने की आवश्यकता है। संबंधपरक मॉडल सख्त गणितीय सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए संबंधपरक डेटाबेस के सामान्यीकरण सिद्धांत के आधार पर संबंधपरक मॉडल को डिज़ाइन करना एक उचित संबंधपरक मॉडल का निर्माण कर सकता है। डेटाबेस लॉजिक डिज़ाइन चरण में विशेषताओं की सही इकाई में रखने की प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। विभिन्न NF आवश्यकताओं के विभिन्न स्तरों को पूरा करते हैं। 1971 और 1972 के बीच डॉक्टर EF कॉर्ड ने व्यवस्थित रूप से 1NF से 3NF की अवधारणाओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें मॉडल सामान्यीकरण के मुद्दों पर पूरी तरह से चर्चा की। बाद में दूसरों ने उच्च स्तरीय NF मानकों को गहरा और प्रस्तावित किया, लेकिन संबंधपरक डेटाबेस के लिए या व्यावहारिक अनुप्रयोगों में 3 नॉर्मल फॉर्म को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। सामान्यीकरण सिद्धांत का पालन करके डिज़ाइन किए गए संबंधपरक डेटा मॉडल में निम्नलिखित निहितार्थ हैं। पहला, यह आवश्यक डेटा को पीढ़ी से बचा सकता है। दूसरा, डेटा असंगतता के जोखिम को कम किया जा सकता है। तीसरा, मॉडल में अच्छी मापनीयता है। चौथा, बदलते सेवा नियमों को प्रतिबंधित करने के लिए इसे लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है। तार्किक मॉडल जांच की प्रक्रिया में सामान्यीकरण के विपरीत सामान्यीकरण का अर्थ है जब भौतिक मॉडल बनाया जाता है, अर्थात भौतिक नियम विशेषताओं को बढ़ाकर डेटाबेस लागू होने पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सामान्यीकरण नियमों का उल्लंघन करना है। इकाई विशेषताओं को निर्धारित करते समय अक्सर यह प्रश्न सामने आता है कि कौन सी विशेषताओं संबंधित संस्थाओं से संबंधित है। यह नॉर्मल फॉर्म सिद्धांत द्वारा संबोधित किया जाने वाला प्रश्न है
उदाहरण के लिए बैंकों और व्यक्तियों के बीच बहुत सारे व्यापारिक व्यवहार होंगे और एक ही व्यक्ति व्यवसाय से लगा हो जैसे बचत या क्रेडिट कार्ड पर खर्च करना, निवेश और वित्तीय प्रबंधन के लिए वित्तीय उत्पादन खरीदना और ऋण के साथ कार और घर खरीदना। बैंकों के लिए विभिन्न विभागों और सेवा प्रणालियों द्वारा विभिन्न सेवाएं की जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि आप क्रेडिट कार्ड के साथ खर्च करते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड सिस्टम में एक क्रेडिट कार्ड और एक ग्राहक नंबर है। यदि आप वित्तीय खाता खोलते हैं और यदि आप जमा करते हैं तो आप एक बचत खाता खोलते हैं। बैंक जिस व्यक्ति का सामना करता है वह एक व्यक्ति होता है। एक मॉडल का निर्माण करते समय आप व्यक्तियों को एक एकल ग्राहक इकाई में कैसे समूहित करते हैं? क्या आप किसी ग्राहक की संपत्ति की गणना करते समय तीन निकाय बनाते हैं या एक निकाय या एक इकाई का उपयोग करते हैं? जिन ग्राहकों का बैंक के साथ लोन रिलेशन नहीं है, अगर भविष्य में लोन रिलेशन है, जो मौजूदा मॉडल को इस बदलाव के लिए पहले से क्या विचार करना चाहिए? ये प्रश्न हैं जिन्हें तार्किक मॉडल में हम डिज़ाइन करते हैं और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है और इसके लिए सैद्धांतिक आधार पर NF मॉडल तैयार किया जाता है जो न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसे पहला नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है जो फर्स्ट NF के आधार पर आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। वह दूसरा नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरह एक निम्न स्तरीय NF संबंध पैटर्न को स्कीमा अपघटन द्वारा कई उच्च स्तरीय NF संबंध पैटर्न के संग्रह में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को सामान्यीकरण कहा जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4NF एंड 5NF की संरचना की गई है। डोमेन एक विशेषता के कानूनी मूल्यों का सेट है जो विशेषता के मूल्यों की मान्य श्रेणी को परिभाषित करता है। डोमेन के अंदर मान कानूनी डेटा है। डोमेन प्रासंगिक नियमों को दर्शाता है। उदाहरण के लिए चित्र में दिखाए गए कर्मचारी आईडी का डोमेन से बड़ा पूर्णांक है, इसलिए 0 और -10 डोमेन के बाहर के डेटा हैं। उदाहरण के लिए यदि आप सेल फोन नंबर 11 बिट लंबाई पूर्णांक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कानूनी डेटा है। हालांकि अगर हम वास्तविक स्थिति पर विचार करते हैं तो यह कानूनी डेटा नहीं हो सकता क्योंकि विभिन्न ऑपरेटरों के पास अलग अलग संख्या खंड होते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया एक गहन और चरणबद्ध प्रक्रिया है जो सही ढंग से डेटा को स्टोर और प्रबंधित करने के लिए अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डेटा सुरक्षित, सुलभ और प्रभावी तरीके से प्रबंधित हो सके। इस प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए डेटाबेस में न केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हैं बल्कि भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के लिए भी तैयार रहते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रत्येक चरण की कितनी सटीकता और ध्यान से पूरा किया गया है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।